जून की तपती दोपहर में बाहर लू चल रही है। घर के अंदर हॉल में तेज एसी चल रहा है। रमेश, सुरेश और राकेश सोफे पर आराम कर रहे हैं। दोपहर के 2 बज गए, अभी तक खाने का आता पता नहीं है। हाँ, पेट में चूहे कूद रहे। आज बहू को इतनी देर क्यों गई? भैया चूहे नहीं, अब तो डायनासोर कूद रहे। भाभी लोग आज शायद उपवास पर ही आए। तुम सब चिल्लाना जानते हो। बाहर पैर रख कर देखो, सूरज आग उगल रहा है और तुम यहाँ ठंडी हवा में बैठे हो। वो दोनों इतनी भयानक गर्मी में अंदर रसोई में जल रही है। उधर रसोई में गैस चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी है। सरिता और कविता पसीने से पूरी तरह भीगी हुई खाना बना रही है। कविता, ये कढ़ी बस उबलने वाली है, जरा पंखा मेरी तरफ घुमाना। दीदी, इस छोटे से टेबल पंखे से तो सिर्फ गर्म हवा आ रही है, मेरी तो पीठ जल रही है। बाप रे, ये जून की गर्मी हमारी जान लेकर आएगी। इतनी गर्मी में इस घुटन भरी किचन में आकर खाना बनाना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी जलती हुई भट्टी के अंदर घुसकर तंदूरी रोटी बनाना। आज तो सचमुच आंखें धुंधली हो रही है मेरी। थोड़ी देर बाद सरिता चक्कर खाकर गिर जाती है। दीदी, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो जरा सा चक्कर आ रहा है। सरिता अचानक अपना संतुलन खो देती है और रसोई के फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ती है। दीदी! कविता की आवाज सुनकर मालती, रमेश, सुरेश और राकेश भागते हुए रसोई में आते हैं। कविता जमीन पर बैठकर सरिता के चेहरे पर पानी की छींटे मार रही है। क्या हुआ बहू, क्या हो गया? सरिता आंखें खोलो, क्या हुआ इसे अचानक? भैया, गर्मी की वजह से दीदी को अचानक चक्कर आ गए, वो सीधे फर्श पर गिर पड़ी। सुरेश सरिता को गोद में उठाते हुए एसी वाले कमरे में लिटाता है। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फ्लू और डिहाइड्रेशन है। कविता, ORS का पैकेट लेकर आ। सरिता पलंग पर लेटी है और सुरेश उसे पंखा झल रहा है। कविता उसे नारियल पानी और ORS का घोल पिलाती है। सरिता धीरे धीरे आंखें खोलती है। मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आई? तुम बेहोश हो गई थी सरिता, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ, खाना अधूरा छूट गया है। अरे चुपचाप लेटी रह, खाना मैं और कविता देख लेंगे। तेरी जान से बढ़कर खाना नहीं है। बहू चिंता मत करो, अब हम किचन में डबल एग्जॉस्ट और बड़ी चिमनी लगवा देंगे। हाँ भाभी, और तब तक हम सब होटल का खाना खा लेंगे, नो कुकिंग। चुप कर बदमाश, बहू का होश आया नहीं कि इन्हें बाहर के खाने की सोच रही है। अगले दिन रसोई में नई डबल चिमनी और 2 बड़े एग्जॉस्ट फैन लग जाते हैं। सरिता और कविता फिर से खाना बनाते हुए बातें करते हैं। हमारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं ना, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। अगर सचमुच इतना ही ख्याल रखते तो हमें उस ठंडे झरने के पास जाने से मना क्यों करते? अच्छा, तो तू झरने और झील के पास जाने के लिए ये सब कर रही है? दीदी, इस मौसम में वहां नहाने का जो मजा है ना, वो इस 4 दीवारी के बाथरूम में नहीं है। अरे पगली, ख्याल रखते हैं तभी तो उन्होंने इतनी महंगी डबल चिमनी लगवा दी, ताकि हमें गर्मी से परेशान न होना पड़े। वो तो ठीक है, पर झील पर जाने में क्या बुराई है? उन्हें हमारी फिक्र है, इसीलिए हमें झरने और झील के पास नहीं जाने देते। उन्हें डर है कि कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। वो जंगली इलाका भी तो है। खाना बनाने के बाद बहुएं डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हुए, ये कढ़ी आज कैसी बनाई है, स्वाद ही नहीं है। हाँ भैया, आजकल क्या होता जा रहा है भाभी, तुम्हारे हाथों का खाना बेस्वाद सा होता जा रहा है। अरे चुप करो तुम दोनों, एक तो बहुएं इतनी गर्मी में खाना बनाती है और ऊपर से तुम लोग शिकायत कर रहे हो। मैं शिकायत नहीं कर रहे, पर सचमुच वो पुराना वाला स्वाद गायब है। बहू, आज तो परेशानी नहीं हुई ना रसोई में खाना बनाने में? पापा जी, आज थोड़ी परेशानी तो हुई। क्यों बहू, चिमनी तो नई लगवाई है ना तुम्हारे ससुर ने? हाँ मम्मी जी, पर वो चिमनी आज ढंग से काम ही नहीं कर रही थी। जो मसाले की खांस थी वो किचन में ही रह गई। चलो कोई बात नहीं, मैं कल ही मैकेनिक को फिर बुलाऊंगा। जरूरत पड़ी तो एक और डबल चिमनी लगवा दूंगा। अगले दिन रमेश रसोई में एक और चिमनी लगवा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमेश और मालती डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। सरिता और कविता अंदर से आती हैं। उनके कपड़े और बाल पानी से भीगे हुए हैं। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है, इतना ज्यादा पसीना? हाय राम, तुम दोनों के सर से तो पानी टपक रहा है। क्या रसोई की छत टपक रही है? अरे नहीं पापा जी, ये पसीना नहीं है, पानी है। हम पानी डालकर आए हैं। हाँ पापा जी, हम दोनों को किचन में इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी कि बर्दाश्त के बाहर था, और हमें डर था कि कहीं पिछली बार की तरह हम में से कोई एक फिर से बेहोश ना हो जाए।
इसलिए दोनों ने एक दूसरे को जगाए रखने के लिए एक दूसरे के सर में ठंडा पानी डालना शुरू किया और खाना बनाते गए। अच्छा, तो ये जुगाड़ लगाया तुम दोनों ने। कमाल की बुद्धिमानी है। वैसे पापा जी आज कुछ ज्यादा ही गर्मी थी, तो क्यों ना हम सब शाम को उस झील के पास नहाने चले। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो झील बहुत खतरनाक हो सकती है, वहां किसी को नहीं जाना। जी पापा जी, जैसी आपकी मर्जी, हम नहीं जाएंगे। चलो कविता, बर्तन समेट लेते हैं। दोनों बहुएं बर्तन समेटकर रसोई में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन गर्मी अभी भी वैसी ही है। कमरे का पंखा गर्म हवा फेंक रहा है। कविता बिस्तर पर लेटी छटपटा रही है। तभी सरिता कमरे में आकर, वो इस कमरे में भी दम घुट रहा है। दीदी अब तो मुझसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है ये गर्मी, बदन जल रहा है। चलो ना, आज हम उसी झील में नहा कर आएंगे, ठंडी हवा खाएंगे। क्या पागल हो गई है क्या? पापा जी ने साफ मना किया है। अरे दीदी, शाम का समय है, सब अपने अपने कमरे में, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों चुपचाप बाहर निकलती है और झरने के पास पहुंच जाती है। घने पेड़ों के बीच एक खूबसूरत झील है और पास ही एक छोटा सा झरना बह रहा है। सरिता और कविता किनारे पर खड़ी होकर पानी में पैर डालती हैं। आहा दीदी, देखो कितना ठंडा पानी है, सारी थकान गायब हो गई। सचमुच कविता, यहाँ की हवा में तो जैसे अमृत घुला हुआ है। और देखो यहाँ क्या खतरा है भला, हमारे सास ससुर पता नहीं क्यों हमें यहाँ आने ही नहीं देते। दोनों बहुएं काफी देर तक पानी में मस्ती करती हैं और नहाती है। जैसे ही वे पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आती हैं, झाड़ियों में सरसराहट होती है। कविता रुक, उस झाड़ी में क्या है? अरे दीदी, वो तो बहुत बड़ा काला सांप है, हमारी तरफ ही आ रहा है। कविता पीछे मत देखना, भाग। दोनों अपनी चप्पलें छोड़कर बदहवास होकर झील के किनारे किनारे भागने लगती है। सांप उनके पीछे कुछ दूर तक आता है। भागते भागते उन्हें सामने एक पहाड़ी के नीचे एक संकरी गुफा दिखती है। दोनों बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस जाती हैं। बाप रे बाप, बच गए, मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। हाँ देखा, इसलिए हमारे सास ससुर हमें यहाँ आने नहीं देते थे, वो बिल्कुल ठीक कहते थे। हाँ दीदी, वो सांप कितना भयानक था, अगर काट लेता तो। पर कविता, जरा अपनी नजरें घुमा कर देखो, हम इतनी दूर भाग कर आ रहे थे, गर्मी से पसीने पसीने थे, और यहाँ देखो पसीना सूख गया। अरे हाँ, यहाँ तो गर्मी का नामो निशान नहीं है, कितनी ठंडी हवा आ रही है अंदर से। दीदी, बाहर इतनी आग बरस रही है और इस गुफा के अंदर एसी जैसी ठंडक है, क्यों ना हम यहीं अपनी रसोई बना ले। पागल है क्या? मम्मी पापा हमें यहाँ आने नहीं देते और तू यहाँ खाना बनाने की बात कर रही है। दीदी सोचो ना, अगर हमने उन्हें ये बताया कि हम यहाँ आए थे तो डांट पड़ेगी ना, पर अगर हम उन्हें इस जगह की खासियत दिखा दे तो। दीदी, रोज रोज उस भट्टी जैसी रसोई में जलने और बेहोश होने से तो अच्छा है ना कि इतना रिस्क ही ले ले हम। हाँ, बात तो तेरी पते की है, यहाँ सचमुच बहुत सुकून है। चलो पहले घर चलकर सबको सच बताते हैं। दोनों घर पहुंचती है। घर में सब परेशान बैठे हैं। रमेश बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है। मालती हाथ मल रही है। तभी सरिता और कविता अंदर आती हैं। कहाँ गई थी तुम दोनों? पूरा गांव छान मारा हमने। तुम दोनों को जरा भी अंदाजा है कि हम कितने डर गए थे? मोबाइल भी घर पर छोड़ गई थी। सरिता, ये तुम्हारे बाल इतने गीले क्यों है? तुम लोग झील पर गए थे क्या? जी, हमसे गलती हो गई, हम सचमुच माफी मांगते हैं। वो हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पर वहां हमारे साथ जो हुआ, पापा जी, वहां ना एक बहुत बड़ा सांप आ गया था, हम डर कर भागे और एक गुफा में छिप गए। हे भगवान, मैंने कहा था वहां मत जाना। मम्मी जी, लेकिन उस गुफा के अंदर जो हमने देखा वो चमत्कार है। वहां इतनी ठंडक है जैसे कोई बहुत बड़ा एसी चल रहा हो। हाँ पापा जी, हमने सोचा क्यों ना हम इस गर्मियों के मौसम में अपनी रसोई उस गुफा में ही शिफ्ट कर ले। क्या गुफा में रसोई? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। अरे, हमें वहां गर्मी भी नहीं लगेगी और हम रोज आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाकर दे पाएंगे। लेकिन बहू, वहां सांप बिच्छू हुए तो तुम दोनों अकेली वहां कैसे रहोगी? पापा जी, आप बस अपने मजदूरों से वहां की थोड़ी साफ सफाई करवा देना, बाकी सब हम दोनों खुद मैनेज कर लेंगे। अगर तुम दोनों इतनी हिम्मत दिखा रही हो और वहां सचमुच ठंडक है, तो मुझे सफाई करवाने में कोई ऐतराज नहीं है। कल सुबह ही चलते हैं।
अगले दिन गुफा की पूरी सफाई हो चुकी थी। एक कोने में गैस चूल्हा, बर्तन, अनाज, राशन, मसाले और ताजी सब्जियां सजी हुई थी। गुफा के बाहर रमेश, सुरेश और राकेश झील में नहाकर आ रहे हैं। अंदर सरिता और कविता खाना बना रही है। ओहो भाई साहब, ये गुफा है या शिमला की वादी? बाहर कदम रखती ही पसीना और अंदर आते ही कपकपी। सचमुच राकेश, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे गांव में ऐसी भी कोई जगह है। और देखो, बहुओं के चेहरे पर आज थकान का नामो निशान नहीं है। सरिता और कविता मिट्टी के बर्तनों में ठंडा ठंडा बूंदी का रायता, गर्मा गर्म कढ़ी, बासमती चावल, घी लगी रोटियां और कटे हुए प्याज, नींबू टेबल नुमा पत्थर पर सजाती है। सभी खाना खाते हुए। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत बहू, आज तो इस कढ़ी और रायते का स्वाद सातवें आसमान पर है। हाँ माँ, जो स्वाद सालों पहले भाभी के हाथ में था ना, आज वो वापस आ गया है। मजा आ गया। वो इसलिए जीजी क्योंकि आज हमने दिल से खाना बनाया है, जल्दी जल्दी में नहीं। आज किचन में गर्मी जो नहीं लग रही थी। बहू, अच्छा हुआ जो तुमने ये गुफा ढूंढ ली। अब हमें इस तपती गर्मी में भी रोज स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। हाँ भाभी, अब से हमारे संडे मंडे सब यहीं बनेंगे। सभी घर वाले खाना खाकर चले जाते हैं और दोनों बहुएं गुफा की सफाई में लग जाती है। शाम ढल चुकी है। उन्होंने एक लालटेन जलाई। अचानक गुफा के गहरे कोनों से अजीब सी आवाजें आने लगती है। कविता, तूने कुछ सुना? कोई सरसराहट की आवाज आई। हाँ दीदी। ओह माय गॉड, जरा उस कोने में देखो। लालटेन की मध्यम रोशनी में गुफा की दीवार पर 2-3 बड़े बिच्छू और एक छोटा सांप रेंगता हुआ दिखाई देता है। दोनों लड़कियां डर के मारे एक दूसरे से चिपट जाती है। अरे देवरानी, घर वालों को ठंडा और स्वादिष्ट खाना खिलाने के चक्कर में हमने ये क्या मुसीबत मोल ले ली। दीदी मुझे भी डर लग रहा है। देखो ना कितने जहरीले सांप बिच्छू हैं यहाँ। अगर इनमें से कोई हमारे खाने में गिर गया या हमें काट लिया तो चलो घर वापस चलते हैं। नहीं नहीं दीदी, हिम्मत मत हारो। अब अगर परिवार को खुश रखना है, उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाना है, तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। वो भी तो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, ये बात तूने सही कही। हमारे लिए उन्होंने तुरंत सब इंतजाम करवा दिए। चलो जल्दी से खाना खत्म करके यहाँ से निकलते हैं। रात के 9 बज रहे हैं। रमेश, मालती और दोनों बेटे बेचैनी से हॉल में टहल रहे हैं। बाहर तेज आंधी चलने लगी है। पापा, बहुत देर हो गई। हमें उन दोनों को अकेले वहां गुफा में नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, न जाने वो वहां दोनों क्या कर रही होंगी। जंगली इलाका है, रात में तो और खतरा बढ़ जाता है। भाई साहब, चलिए गाड़ी निकालते हैं। हमें भी उनके पास होना चाहिए था। तभी दरवाजा खुलता है और सरिता, कविता हाथों में बड़े बड़े हॉटकेस और टिफिन लिए मुस्कुराती हुई अंदर आती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हम बस तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हम बिल्कुल ठीक है भैया। देखिए, गर्मा गर्म भरवा बैंगन और मिस्सी रोटी लाए हैं। ओहो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर इस डर के माहौल में भी तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बना लिया। पापा जी, जब आपको हमारी इतनी चिंता हो रही थी तो हम सोच रहे थे जब आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम थोड़ा सा रिस्क तो ले ही सकते हैं। सच कहे तो हमें भी वहां बहुत डर लग रहा था। कुछ बिच्छू भी दिखे थे। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मैं अपनी बहुओं की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैंने फैसला कर लिया है, कल से तुम दोनों अकेले वहां नहीं जाओगी, ठीक है? अब से हम पूरा परिवार भी वहीं गुफा में टेंट लगा कर रहेंगे और वहीं तुम्हारा बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाएंगे और झील में नहाएंगे। अगले दिन से गुफा के बाहर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और दोनों बहुएं खाना बनाकर सभी को खिलाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरिता और कविता गुफा के अंदर रात का ठंडा ठंडा खाना बना रही है। तभी गांव के प्रधान राम सिंह और कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ? अरे प्रधान जी, आइए आइए, क्या हुआ? आप लोग इस तरह लाठियां लेकर क्यों आए हैं? तुम लोग इस सरकारी और सार्वजनिक झील के किनारे क्या कर रहे हो? यहाँ टेंट क्यों लगाया है? प्रधान जी, हम यहाँ कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं, बस गर्मी से बचने आए हैं। हमें सब पता है, तुम्हारी बहुओं ने इस गुफा की खोज की है, वो इसके अंदर रहती है। हाँ भाई, मेरी बहुओं ने इस चमत्कारी गुफा को ढूंढा है। वो गुफा के अंदर ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और हम लोग खाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम लोग इस बेशकीमती ठंडी गुफा पर अकेले कब्जा करना चाहते हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे ओ प्रधान जी, जब तक इस गुफा की खोज किसी ने नहीं की थी, तब तक किसी ने इस पर कब्जा क्यों नहीं किया? तब तो सब इसे भूतों की गुफा कहते थे। भाई साहब, शांत रहिए। अरे कैसे शांत रहो? अब जब हम लोगों ने इसे ढूंढ लिया है, हमारी पत्नियों को इस भयंकर गर्मी में राहत मिल रही है, खाना बनाने में तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप लोग कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। हम कब्जा नहीं कर रहे हैं किसी गुफा पर।
कानूनन ये गांव की संपत्ति है, तुम्हें ये खाली करनी होगी। तभी गुफा के अंदर से सरिता और कविता हाथ में ठंडी लस्सी की गिलास और खाने की थाली लेकर बाहर आती है। अरे प्रधान जी, आप लोग शाम के समय इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा करने से गर्मी और बढ़ जाएगी। हाँ प्रधान जी, आइए, आप लोगों के लिए भी हमने अंदर बहुत ही ठंडा और स्वादिष्ट खाना बनाया है, जरा आप भी चक्कर देखिए। कविता और सरिता जबरदस्ती प्रधान राम सिंह और गांव वालों को गुफा के अंदर ले जाती है। अंदर कदम रखते ही जैसे ही ठंडी हवा के झोंके प्रधान के चेहरे पर लगते हैं, उनकी लाठी ढीली पड़ जाती है। सब राहत की सांस लेते हैं। अरे बाप रे, ये अंदर इतनी ठंडक कहाँ से आ रही है? यहाँ तो बाहर से बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ प्रधान जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े जमींदार के एसी वाले कमरे में आ गए हो। प्रधान जी, अब ये ठंडी ठंडी कढ़ी चावल और पुदीने की चटनी खाइए। प्रधान राम सिंह और गांव वाले जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। पहला निवाला मुंह में जाते ही प्रधान का गुस्सा पूरी तरह गायब हो जाता है, उस स्वाद में खो जाता है। वाह, लाजवाब! मुझे सचमुच नहीं पता था कि इस गुफा के अंदर इतनी ठंडक है और तुम लोग इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। देखा प्रधान जी, ये स्वादिष्ट खाना गुफा के अंदर की इस जादुई और ठंडी रसोई की वजह से ही संभव हुआ है। तो प्रधान जी, क्या अभी भी आप हमें इस गुफा से बाहर निकालना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं बहू, अब तो हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम बाहर जाओ। तुम दोनों आराम से इसे गुफा के अंदर रहो, गुफा के अंदर ही ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाओ, और हाँ, कभी कभी ऐसा खाना हमें भी खिलाया करो। हाँ बिल्कुल प्रधान जी, ये पूरा गांव आपका है, ये गुफा भी इस गांव की ही है, और आप लोग जब चाहे तब यहाँ आकर हमारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। प्रधान राम सिंह और गांव वाले हंसते हुए और बहुओं को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले जाते हैं। पूरा ठाकुर परिवार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। लगभग 1 साल पहले सुहानी अभिषेक के साथ शादी करके गुप्ता परिवार की बहू बनकर उनके घर आई थी। अभिषेक की बुआ अलका की शादी की 30वीं सालगिरह थी। इस सुनहरे मौके पर अभिषेक की बुआ ने एक बड़ी सी पार्टी रखी थी। अपनी बुआ और फूफा को शुभकामनाएं देने के लिए शादी के बाद पहली बार अपने पूरे परिवार के साथ अभिषेक और सुहानी पार्टी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुहानी पार्टी हॉल में प्रवेश करती है, अभिषेक की बुआ, चाची और जितने भी दूर के रिश्तेदार आए थे, सभी के सभी सुहानी की तरफ देखने लगते हैं। अभिषेक की चाची माँ और बुआ बाकी कुछ औरतों के साथ खड़ी थी। सुहानी उनसे थोड़ी दूर खड़ी थी। तभी सुहानी की तरफ देखते हुए अभिषेक की बुआ अलका कहती है, रेखा, ये हमारे अभिषेक की पत्नी सुहानी है ना? उस तरफ नीली साड़ी वाली? हाँ हाँ, हमारे अभिषेक की पत्नी सुहानी ही है वो। शादी के बाद कितनी सुंदर हो गई है, रंग भी बिल्कुल साफ लग रहा है, एकदम खिल गई है। शादी के वक्त और शादी के बाद भी 1-2 बार देखा मैंने उसे, लेकिन उतनी खास नहीं लग रही थी। अब देखो, पूरे पार्टी में वो अकेली छा गई है। दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, शादी के वक्त उसके बाल भी बिल्कुल सही नहीं थे। अब देखो, बाल भी कितने लंबे हो गए हैं और कितनी शाइन है उसके बालों में। मेकअप भी बिल्कुल हल्का किया हुआ है, लेकिन एकदम जच रही है। लगता है ये हमारे अभिषेक के प्यार का निखार है। स्वाति, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरा अभिषेक है ही ऐसा, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से, बस कोई भी चीज उसके मुंह से निकलने की देरी है। शादी के बाद हर लड़की में थोड़ा बहुत बदलाव आता है और उसका कारण उसके पति का प्यार, ससुराल वालों से होने वाले लाड दुलार हो सकते हैं, लेकिन सुहानी पैर से लेकर सर तक पूरी तरह से बदल गई है, अलग ही लग रही है, एकदम खास और सुंदर, अति सुंदर। जैसे ही पार्टी में बुआ, चाची और बाकी सभी औरतें रेखा की बहू सुहानी की तारीफ करने लगते हैं, रेखा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। पूरे पार्टी में रेखा सीना ऊंचा करके इधर उधर घूम रही थी। घर लौटते वक्त भी रेखा बस पार्टी में सुहानी की जो तारीफ हुई थी वही बार बार सबको बता रही थी और खुद पर गर्व महसूस कर रही थी, जैसे शादी के बाद सुहानी का जो रंग रूप खिल गया है उसकी वजह वही हो। पार्टी के बाद कई दिनों तक घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह रेखा घर का हिसाब किताब लेकर बैठ गई थी, तभी अभिषेक ऑफिस जाने के लिए निकलता है। अभिषेक, इस महीने तुम्हारी सैलरी नहीं हुई क्या? हर बार तो तुम घर खर्च के लिए 1 तारीख को ही पैसे देते थे। माँ, वो पिछले हफ्ते हम पार्टी में गए थे ना, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। अभी तो घर खर्च देने के लिए मेरे पास 25,000 है, हर बार से 5,000 कम है। मैंने सोचा कि 1-2 दिन में मैंने जो ओवर टाइम किया है उसका पैसा आ जाएगा, फिर एक साथ सब दे दूंगा। पार्टी में तुम्हारा इतना खर्चा कैसे हो गया? दीदी को पैकेट तो मैंने ही दिया था। माँ, वो पार्टी के लिए सुहानी के पास अच्छी साड़ी नहीं थी, मैंने उसे पार्टी के लिए साड़ी भी दिलवाई और कुछ ज्वेलरी और मेकअप प्रोडक्ट्स भी, तो घर खर्च के लिए लगने वाले पैसे सब उनमें खर्च हो गए। तुम भी ना,
कहाँ कितना खर्च करना है इसकी समझ ही नहीं है तुम्हें। शादी के साड़ियों से बहू की अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन वो मांगती रहती है और तुम दिलाते रहते हो। खैर कोई बात नहीं, अभी जितने हैं उतने दे दो, बाकी के बाद में दे देना। आज सुबह ही पेपर बिल, दूध बिल, किराना सामान का बिल आ गया है। ठीक है माँ, ये लो। अभिषेक जैसे ही कहता है कि पार्टी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, उसके बाद तुरंत रेखा का मुंह फूल जाता है। अभिषेक के ऑफिस जाने के बाद अभिषेक की बहन पायल घर आती है। क्या हुआ माँ, आज सुबह सुबह आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? घर का बजट बेटा, पिछले 6 महीनों से तुम्हारे भाई के पैसे कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चलता। हर महीने उसे घर खर्च के लिए बोल दूं तो कभी कहता है 2,000 कम है, कभी कहता है 5,000 कम है, कभी पूरे पैसे नहीं होते घर खर्च के लिए उसके पास। कैसे होंगे माँ घर खर्च के लिए उसके पास पूरे पैसे? आपको भाभी के आते हुए पार्सल नजर नहीं आते क्या? कभी कपड़े, कभी कॉस्मेटिक, कभी सलून। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, आजकल बहू के खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। फिर भी रंग से सांवली ही है, अगर गोरी होती तो जमीन पर पैर नहीं रखती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरा बेटा घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं देगा और अपना पूरा पगार अपनी पत्नी के सजने संवरने पर खर्च कर देगा। शाम के समय अभिषेक ऑफिस से घर लौटता है। उसे आते हुए देख रेखा और पायल का नाटक फिर से शुरू हो जाता है। पायल, तुम्हें पता है, जब तक तुम्हारे पिताजी कमाते थे तब तक एक भी महीने में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे घर खर्च के लिए पैसे कम पड़ गए। लेकिन पिछले 6 महीने से काफी नाप तोल कर खर्चा करना पड़ रहा है। पिछले 6 महीनों से मैंने पहले से घर खर्चे से थोड़े थोड़े करके जो पैसे निकाल कर रखे थे, जहाँ कम पड़ गए वहां वो पैसे खर्च कर रही हूँ। क्या हुआ माँ, भैया घर खर्च के लिए पैसे नहीं देते क्या? अभिषेक घर खर्च के लिए पैसे तो देता है लेकिन पूरे पैसे नहीं देता। जब उसकी जॉब लगी थी तो अच्छा खासा खर्चा देता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से बहुत कम पैसे देता है। मुझे लगता है कि भैया के ज्यादातर पैसे भाभी के पार्सल पर ही खर्च होते होंगे। आज मैं सुबह यहाँ आई तब एक पार्सल आया, दोपहर में एक पार्सल आया। ऐसे तो महीने में भाभी के कितने पार्सल होते होंगे? भाभी भैया के पैसे इस तरह कुछ ना कुछ ऑर्डर करने में वेस्ट करेंगी तो भैया कहाँ से देंगे आपको घर खर्च के लिए पैसे? 1 मिनट रुको, भाभी को अभी बुलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि ये पार्सल का क्या नाटक चल रहा है उनका। पायल जैसे ही सुहानी को आवाज देने लगती है, अभिषेक तुरंत आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मैंने तुम दोनों की सभी बातें सुन ली है। और माँ, आपने क्या कहा? मैं घर खर्च के लिए ठीक से पैसे नहीं देता हूँ। मैं आपके घर खर्च के लिए पूरे पैसे देता हूँ। बस पहले जो ज्यादा पैसे देता था वो ज्यादा पैसे देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। मेरे खुद के खर्च होते हैं, मेरी पत्नी के खर्च होते हैं, और फिर भी पूरे महीने में जो पैसे बच जाते हैं वो मैं आपके पास ला कर देता हूँ। देख बेटा, कैसे हिसाब गिनवा रहा है। घर में बहू क्या आ गई, मेरा बेटा मेरा ना रहा। एक तो इसके पूरे पैसे उड़ाती है और ऊपर से इसे मेरे खिलाफ भड़काती है। ये आजकल की लड़कियां भी ना, आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। इतनी सारी चीज खरीद कर तुम्हारी मेहनत की कमाई खुद के ऊपर खर्च करके उसे क्या मिलता है, आज हमें जानना ही है। पायल बेटा, तू क्यों रुक गई? बुला उसे। पायल सुहानी को आवाज लगाती है। सुहानी को देखकर रेखा और पायल काफी कुछ उल्टा पुल्टा देखने बोलने लग जाती है। थोड़ी देर तो सुहानी शांत रह के दोनों की बातें सुनती है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद सुहानी दोनों को चुप कराते हुए बोलने लग जाती है। आज का ये झगड़ा घर के बढ़ते बजट को लेकर है ना, लेकिन आपको पता है आपके घर खर्च के लिए कम पैसे मिल रहे हैं। इस बात से आपको दिक्कत नहीं, आपको असली दिक्कत है लगातार घर में आने वाले मेरे पार्सल से, मेरे सलून के खर्च से, मैं हर महीने जो शॉपिंग करती हूँ उस शॉपिंग पर खर्च होने वाले पैसे से। लेकिन आपको पता है इस घर में लगातार जो पार्सल आ रही है, मैं जो खर्च कर रही हूँ, उसकी कहीं ना कहीं वजह आप तो नहीं है। हे भगवान, झूठी कहीं की, हमने तुमसे कब कहा कि मेरे बेटे के पैसे पानी की तरह उड़ाओ? इतने पार्सल खरीदी करो, महीने सलून जाओ, सुना है बेटी शादी करके घर में आती है और बहू बन जाती है, तब वो घर की खुशियां दुगनी कर देती है। लेकिन तुम तो हमारा खर्चा दुगना कर रही हो और ऊपर से अपने खर्चे का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा रही हो। मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस जो सच्चाई है वही आपको बता रही हूँ। शायद आप भूल गई हैं, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मैं नई नहीं थी। वो दिन। सुहानी पायल के बुलाने पर हॉल में आ जाती है। सुहानी के आने के बाद पायल और रेखा का चिल्लाना बंद नहीं हुआ था। सुहानी बड़ी ही शांति से सबके सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेखा थी कि बीच बीच में बोली ही जा रही थी। फिर सुहानी शांति से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सबको 1 साल पहले की बात बताने लगती है। 1 साल पहले
बहू, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। आज मोहल्ले की औरतें या हमारे रिश्तेदारों में जितने भी औरतें हैं वो आज जो छवि तुम्हारी देखेगी वही साथ में लेकर जाएंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, आज चाहे जो हो जाए तुम्हें सुंदर ही दिखना है। माँ जी, जैसा आपने कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई हूँ। तैयार तो तुम वैसे ही हुई हो, लेकिन ये साड़ी मेरी पायल पहन लेती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर हर एक रंग अच्छा ही लगता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर ये गड़द रंग ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तुम कोई हल्के फुल्के रंग की साड़ी पहन लेती, जैसे मरून या लाइट ग्रीन, तो तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती। पहन लेती माँ जी, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास सभी ऐसे डार्क कलर की ही है, कोई भी हल्का फुल्का रंग नहीं है। पहले हमारे बेटे के पीछे पड़ गई, लव मैरिज करके हमारे घर में घुस गई, और अब ये सूट ना करने वाले कपड़े पहनने के नाटक जैसे तुमने कसम ही खा रखी है हमारा नाक कटाने की। आज सुहानी की मुंह दिखाई थी, सभी औरतें घर आएंगी, उसकी तारीफ करेंगी। ये सब सोच सोचकर सुहानी बड़ी ही खुश हो रही थी। आज सुबह से चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर सुहानी पूरे घर में घूम रही थी। लेकिन रेखा सुहानी को लग जाए ऐसी बात कहकर तुरंत उसकी खुशी को उदासी में बदल देती है। कुछ दिनों बाद, बहू, हम किसी बड़ी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। कितनी सिंपल लग रही हो तुम। हम लोग शादी में जा रहे हैं। तुम्हें पता है वहां सबकी बहुएं आएंगी। अगर तुम उन लोगों में शोभा देना है या फिर शादी में सबसे उठकर दिखना है तो मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पाउडर, थोड़ा हल्का सा मेकअप लगाकर तुम उठकर दिखने की कोशिश तो कर सकती हो। लेकिन नहीं, तुम ही नहीं चाहती कि कोई मेरे बेटे के पसंद की तारीफ करे। वैसी बात नहीं है माँ जी, मैं मेकअप कर लेती, लेकिन अगर मैं ज्यादा मेकअप कर लूं या केमिकल की पाउडर लगा लूं तो बाद में मुझे ही दिक्कत होती है। इचिंग, इरिटेशन के साथ साथ काफी दिनों तक चेहरे पर मेकअप से होने वाले रिएक्शंस भी होते हैं। तुम तो बिल्कुल पढ़ी लिखी गवार हो। आजकल कितने स्किन केयर हैं, कितने डॉक्टर हैं। स्किन के किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली जाए, कोई अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो किया जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस शादी करने का शौक है। लेकिन शादी के बाद अपने रूप से, श्रृंगार से अपने ससुराल वालों का सर ऊंचा कैसे करना है ये तो तुम्हें आता ही नहीं है। जब से सुहानी अभिषेक के साथ शादी करके रेखा के घर में रहने आई थी, रेखा सुहानी के रंग को लेकर उसे अपमानित करने के बहाने ढूंढती ही रहती थी। वो कुछ भी पहन ले, कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। वो किसी भी तरह का मेकअप कर ले, कभी उसे अच्छा नहीं कहती थी। हर बार उसे सुंदर दिखाने के लिए कुछ न कुछ बताती रहती थी, और उसके बताने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा था कि जो बातें सुनकर सुहानी मेरा रंग सांवला क्यों है ये सोचने पर मजबूर हो जाए। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। शुरू शुरू में सुहानी को सज संवर कर अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ पार्टी में या शादियों में जाना अच्छा लगता था। लेकिन जब भी सुहानी कहीं जाने लगती तब रेखा कुछ न कुछ ऐसा कह देती जिस वजह से सुहानी का घर से निकलने से पहले ही चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता था। रेखा के ताने बंद हो जाए इसलिए सुहानी ने अभिषेक के साथ कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। अब वो ज्यादा सस्ती सवरती भी नहीं थी। ऐसे ही दोपहर के खाने के बाद सुहानी अपने घर के बचे हुए काम कर रही थी, तभी ये क्या हुलिया बना लिया है अपना। तुमसे ज्यादा अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी लगती है। मेरा बेटा इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करता है, 4 लोग उसके साथ घर पर आ गए तो उन्हें शक होगा कि सच में तुम ही अभिषेक की पत्नी हो। माँ जी, अभी तो मैं घर में ही हूँ और ये कपड़े भी कुछ ज्यादा खराब नहीं है, और अगर इनके दोस्त घर पर आएंगे तो ये मुझे फोन कर देंगे। तुम्हें तो बस जुबान चलानी आती है। घर में हो तो क्या हुआ, तुम्हारा रंग अच्छा साफ नहीं है तो तुम्हें ज्यादा सच सवर कर रहना होगा। नहीं तो जाकर वो पाटिल जी की बहू देखो, रंग से सांवली है लेकिन रहती ऐसे है जैसे कोई हीरोइन हो। उसका रहन सहन देखकर कोई उसके रंग के तरफ देखेगा ही नहीं। कभी किसी के साथ कंपैरिजन करना, कभी कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कपड़े पहनने के लिए कहना, बार बार रंग को लेकर ताने मारना, रेखा की इन सभी हरकतों ने सुहानी का कहीं भी आना जाना, सजना सवरना बिल्कुल बंद कर दिया था। सुहानी आजकल काफी चुप चुप रहने लगी थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अपने मन में चल रही सभी बातें एक दिन सुहानी अपने पति को बताती है। सुहानी का पति अभिषेक सुहानी को समझाने की कोशिश करता है कि रंग सब कुछ नहीं होता, तुम जैसी हो वैसी मुझे बिल्कुल पसंद हो। अभिषेक के समझाने से सुहानी समझ जाती है। अब रेखा उसे ताने भी देती थी तो वो रेखा के तानों को नजरअंदाज करने लगती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। बीतते दिनों के साथ दिन ब दिन सुहानी और ज्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। सुहानी में आए हुए बदलाव की सभी लोग तारीफ कर रहे थे। आजकल रेखा के ताने भी बंद हो गए थे। 1 साल बाद, अभी मैंने जो कुछ भी कहा सब याद आया आपको? आप ही कहती थी ना कि बहू ये साड़ी मत पहनो, ये रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता।
तुम कोई हल्के रंग की साड़ी पहन लो। अब मेरे पास वैसी साड़ियां तो ठीक नहीं, और अगर मैं वो साड़ियां खरीदने जाऊंगी तो बाजार में वो साड़ियां मुझे फ्री में तो नहीं मिलेंगी, उसके लिए पैसा तो लगेगा ही। उस दिन पार्टी में सबने मेरी तारीफ की। अब कैसे नटक झटक कर सबको बता रही थी कि मेरी बहू की तारीफ हो रही है। जिसकी तारीफ हो रही है वो मेरी बहू है। अब अगर मैं बिना सैलून जाए ऐसे ही उस पार्टी में चली जाती तो कोई मेरी तारीफ नहीं करता। किसी भी रिश्तेदार से मिलने से पहले या किसी भी पार्टी शादी में जाने से पहले सैलून जाना जरूरी होता है, और सैलून जाने के लिए पैसे लगते हैं। माँ, सुहानी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जब वो खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करती थी तब आप उसे कपड़ों को लेकर, गहनों को लेकर, मेकअप को लेकर कितने ताने देती थी। क्या कहती थी आप? अच्छा स्किन केयर होता है, अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं। आप वो अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स, अच्छा स्किन केयर खरीद रही है और उसके पैसे लग रहे हैं, तो आप इतना तमाशा क्यों कर रही हो? मुझे सुहानी के रंग को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे सुहानी जैसी है वैसी पसंद थी, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। सुहानी को भी उसका रंग पसंद था, लेकिन आपने उसे मजबूर कर दिया खुद को बदलने के लिए। अब वो खुद को बदलना चाहती है, उसे ये बदलाव पसंद आ रहा है। पैसे खर्च करके उसे लगने लगा है कि वो सुंदर दिखती है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? 4 पैसे खर्च करने में हमारे घर की बहू सुंदर दिखेगी तो तारीफ तो हमारी ही होगी ना। लेकिन भैया, घर का बजट, शॉपिंग के लिए, सैलून के लिए थोड़े बहुत पैसे देना ठीक है, लेकिन तुम हर महीने पूरी सैलरी भाभी पर ही उड़ाओगे तो खाओगे क्या? तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी पूरी सैलरी तुम्हारी भाभी के ऊपर उड़ाता हूँ? मुझ में और मेरी पत्नी में इतनी समझ है कि हर महीने खुद के खर्चों का कितना बजट होना चाहिए। और रही बात घर के बजट की, तो मैं घर के खर्च के लिए भी पूरे पैसे देता हूँ, लेकिन पहले मैं ज्यादा पैसे देता था तो घर खर्च के नाम पर बचे हुए पैसे माँ के पास रह जाते थे। अब वो पैसे माँ के पास नहीं रहते हैं, इसलिए माँ इतना बजट बजट करती है। और सुहानी के जो कुछ भी खर्च बढ़ गए हैं उसकी वजह माँ है। माँ चाहती है ना कि उनकी बहू सुंदर दिखे, तो सुंदर दिखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे लगते हैं। और अब सुहानी पैसे खर्च कर रही है तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। उसका जब मन होगा वो शॉपिंग करेगी, जब उसका मन होगा वो सैलून जाएगी। और रही बात पैसों की, तो मैं और ज्यादा काम कर लूंगा, लेकिन अब आपका बजट बिगड़ रहा है तो मेरी पत्नी का खर्चा कम नहीं होगा। सुहानी एक के बाद एक बातें रेखा और पायल को बताने लगती है, और अंत में सबको पता चलता है कि सुहानी में अब जो भी बदलाव दिख रहा है, सुहानी अब जो ज्यादा खर्च कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह रेखा ही है। क्योंकि रेखा बार बार सुहानी को अपमानित करती थी, उसके रंग को लेकर कोसती थी। इसलिए सुहानी ने अब सजना सवरना, खुद के ऊपर पैसे खर्च करना, जैसे उसकी सास को पसंद है बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े, मेकअप खरीदना शुरू कर दिया था। पायल और रेखा को लगता था कि वो सुहानी के पार्सल को लेकर अभिषेक को 2-4 बातें बताएंगी तो अभिषेक सुहानी के ऊपर पैसे खर्च करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ तो उनका किया उन पर ही भारी पड़ जाता है, जब अभिषेक सुहानी की साइड लेकर बोलने लगता है। माँ, आपको क्या जरूरत थी भाभी को उनके रंग को लेकर बोलने की? अब घर का बजट बिगड़ रहा है तो आपकी वजह से ही ना भाभी को उनके रंग को लेकर उल्टा सीधा बोलती, ना ही वो खुद के ऊपर पैसे खर्च करना शुरू कर देती, और ना ही आपके घर का बजट बिगड़ता। बोल, अब तू भी मुझे ही बोल। मुझे क्या पता था, मैं तो उसे बुरा लगे इसलिए सब कुछ बोलती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बातों का इतना बुरा मान जाएगी कि खुद को बदलने लग जाएगी, और खुद को बदलने के लिए मेरे घर का पूरा बजट हिला कर रख देगी। हे भगवान, मेरी सावली बहू के खर्चे ने तो मेरी जान खा कर रखी है। अब मैं क्या करूं? सुहानी को बुरा लग जाए इसलिए रेखा जो ताने मार रही थी, वो ताने रेखा पर ही भारी पड़ रहे थे। पायल वहां से चली जाती है। खुद को कोसते हुए अपने माथे पर हाथ मारकर सुहानी के आते हुए पार्सल देखते हुए रेखा सोफे पर बैठ जाती है।